हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सिनॉप्सिस। और ये सिनॉप्सिस स्विस फैमिली रॉबिन्सन, 9th स्टैंडर्ड के लिए यूनिट 1 का चैप्टर 2 1.2 सिनॉप्सिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है। व्हाट डज सिनॉप्सिस मीन्स। सिनॉप्सिस मीन्स जब हम लोग कोई स्टोरी बोलते हैं, जो एक स्टोरी को शॉर्ट में बताया जाता है, एक स्टोरी को जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। एक शॉर्टकट में जो स्टोरी बताई जाती है किसी की लाइफ के बारे में या कोई भी स्टोरी को हम लोग जब एक शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं उसको सिनॉप्सिस बोला जाता है। और ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी है एक स्विस फैमिली रॉबिन्सन की, जिसमें एक कैरेक्टर है विलियम और उसकी वाइफ है एलिजाबेथ और उनके कुछ उनके चिल्ड्रंस है, उनके बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे पहला पैराग्राफ है, वो मैं आप लोगों को रीड कर फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा है, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज़ अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल that people of many countries have enjoyed for more than 200 years। इसका मतलब है कि जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर एडवेंचर नॉवेल है। नॉवेल मतलब कहानी है, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों ने इसको एंजॉय किया है, इसको सुनकर पढ़कर इसको एंजॉय किया है। करीब 200 साल पुरानी ये नॉवेल है। 200 साल से लोग इसको एंजॉय करते आ रहे हैं, इसको पढ़कर एंजॉय करते आ रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। और इस कहानी को ग्राफिक नॉवेल्स में भी बनाया गया है और फिल्म्स में भी बनाया गया। ग्राफिक नॉवेल्स मतलब जैसे कार्टून्स वगैरह आते हैं या फिर मैगजीन आती है ना, जो हम लोग पहले कॉमिक पढ़ते थे, उस तरीके से भी प्रेजेंट किया है इस कहानी को, और इस कहानी पे फिल्म्स भी बनी हैं। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्गीमैन जोहान डेविड वेस इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर। तो ये जो नॉवेल है ये लिखा गया है एक स्विस क्लर्गीमैन मतलब जो पादरी होते हैं क्रिश्चियंस में, उन्होंने लिखा है। उनका नाम है जॉन डेविड विच। इन्होंने ये नॉवेल लिखा है, और ये सिर्फ एक एडवेंचर नॉवेल नहीं है, सिर्फ एक एडवेंचर के लिए नॉवेल नहीं है। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कॉपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है एडवेंचर की, ये जो है यंग लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ये कहानी बहुत सारी चीज़ों यंग पीपल को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर रहना। ये एक चीज़ सिखाती है यहाँ पर, मतलब किसी और पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि खुद कुछ करे, ये सिखाते हैं। डिटर्मिनेशन सिखाता है ये कहानी आपको। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो आप लोग ठान के, एक बोलते हैं ना दृढ़ संकल्प, वो सिखाता है। और लव फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए जो प्यार है वो आपको इस स्टोरी में सिखाया जाएगा। कॉपरेशन सिखाया जाएगा कि कैसे कॉपरेट किया जाता है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है। एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे पास है, मौजूद है, जो भी संसाधन हमारे पास है, उसको किस तरीके से बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाए बिना कोई चीज़ें वेस्ट किए गए, उसको प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। सही तरीके से चीज़ों को यूज़ करना, ये भी हमें इस कहानी में सीखने मिलेगा। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। अब इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ये भी है कि इसमें हम लोगों को एक बहुत अच्छी लेसन सिखाया गया है, वो है रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब है कि जो हम लोग के आसपास चीज़ें नेचर है, उसके बारे में भी हमको इस कहानी में सिखाया गया है। गुड हस्बेंड्री सिखाया गया है। गुड हस्बेंड्री का मतलब है जो एनिमल्स को कैसे पाला जाता है, कैसे संभाला जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में पशुपालन सिखाया गया है इसके अंदर। और मैथमेटिक्स का भी इसके अंदर कुछ हमें चीज़ें सिखाई गई है। तो ये सारी इस कहानी में है, ये सिर्फ एक एडवेंचर कहानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल।
तो इस कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोग जब देखेंगे, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ स्टोरी के रिलेटेड चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रियलिटी है, ये एक सच्ची में ऐसी कुछ घटना हुई है, आपको ऐसा लगेगा। पर आपको ये कंसीडर करना है कि ये जो है ये एक फ़िक्शन है। फ़िक्शन मतलब एक सोच है, एक कल्पना है, ये हकीकत नहीं है, और ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट मतलब सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। गिवन बिलो इज़ अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। और जो नीचे कहानी दी गई है वो एक सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस का मतलब है एक शॉर्ट में आपको ये स्टोरी बताई गई है। एक नॉवेल है बहुत बड़ी, उस नॉवेल की सिर्फ एक उसको शॉर्ट में करके आपको ये लेसन बनाया गया है। आपको पूरी नॉवेल नहीं दी गई है, उसको शॉर्ट करके आपको एक लेसन बनाकर यहाँ पर कहानी बताई गई है। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। अब यहाँ पर स्टोरी शुरू हुई है। स्टोरी में सबसे पहला नाम दिया विलियम। विलियम जो है ऐसे समझ के चलो कि स्टोरी के हीरो है। उनकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ, और उनके चिल्ड्रन, उनके 4 चिल्ड्रन थे। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे शिप में, और शिप में जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनको एक बड़े स्टॉर्म, ग्रेट स्टॉर्म मतलब बड़ा तूफान जो है, उसमें वो लोग फंस गए। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट डैम। और दूसरे पैसेंजर जो शिप में थे, वो लोग ने इन लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए उस शिप से, और ये लोग उस शिप में ही फंसे रह गए। बाकी पैसेंजर्स भाग गए। इवैक्यूएटेड मतलब वो चले गए वो लोग अपने आप को बचाकर। William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack and friends, were left to survive alone. अब शिप में सिर्फ विलियम और उसकी फैमिली थे, जो उसकी वाइफ एलिजाबेथ और उसके जो 4 चिल्ड्रंस थे, वो लोग ही सिर्फ शिप में बचे हुए थे। उस 4 चिल्ड्रन में, चारों चिल्ड्रन का नाम क्या था? तो सबसे पहले का नाम था फ्रिट्स, दूसरे का अर्नेस्ट, तीसरा जैक एंड फ्रेंड्स। ये लोग ही सिर्फ बचे हुए थे शिप के अंदर, जो शिप में फंसे हुए थे अकेले। ये पूरी फैमिली विलियम की। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन अ शिप्स होल्ड। और वो लोग जो है शिप के अंदर ही बने रहे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो तूफान है ये चला जाएगा, हम शिप के अंदर ही छुप के रहेंगे और शिप के अंदर ही बचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से वो लोग शिप में ही थे जब तक कि उनका तूफान जो है वो चला नहीं जाता है। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। अब क्या हुआ कि उस तूफान से शिप तो निकल गई, और वो शिप जो है वो एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड के पास आकर फंस गई। अब वो शिप जो है वो ट्रॉपिकल एरिया, आप लोग जानते होंगे, ट्रॉपिकल जैसे रीजन होता है, वहाँ पर एक आइलैंड थी, डेजर्ट आइलैंड था, वहाँ पर वो शिप फंस गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रिफ। अब उस आइलैंड से, उस ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड से उनको एक और आइलैंड दिखाई दे रहा था, जो एक रिफ के बाहर था। मतलब उसके बीच में एक रिफ दिखाई दे रहा था। रिफ मतलब एक चट्टान, एक जैसे पहाड़ की चट्टान होती है ना, वैसे दिखाई दे रहा था उनको। वहाँ से एक आइलैंड दिखाई दे रहा था उस रिफ के पार। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। और फिर कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग ने एक बोट तैयार किए। वेसल मतलब एक बोट तैयार किए टब्स से। टब जैसे प्लास्टिक के टब्स वगैरह होते हैं, उससे उन्होंने एक बोट तैयार किए। आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विथ फूड एंड एमिनेशंस एंड ऑल द अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, दे रोव्ड टूवर्ड द आइलैंड। और उन लोग ने क्या किया कि एक जो भी उनके पास सामान था, जैसे टब्स थे तो टब से उन्होंने बोट बनाया, और उस बोट में सारी चीज़ें उन लोग ने रख दी। जैसे कि फूड रखा उन्होंने, और एमिनेशंस रखा। एमिनेशंस मतलब जो काम के सामान होते हैं ना हमारे, उसको एमिनेशंस बोलते हैं। तो उन्होंने वो एमिनेशन साथ में रखा, जैसे कि गोला बारूद वगैरह जो भी था शिप में, वो सब चीज़ें उन्होंने रखा। और सारे चीज़ें सेफली उन्होंने उस टब में रखे, और दे रोव टूवर्ड द आइलैंड। और उन्होंने बोट को उस आइलैंड की तरफ लेकर गए। उस आइलैंड की तरफ उन लोग ने ढकलते हुए बोट को चलाते हुए लेकर जाने की कोशिश की। रोव करना मतलब वो जो बोट को हम लोग चप्पू से चलाते हैं ना, उसको रोव करना बोलते हैं। 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड डैम। और उस बोट में इनके साथ 2 डॉग्स भी थे। एक का नाम था टर्क और एक जूनो था। वो भी उन्होंने टब वाली बोट में उनको भी लिया साथ में, और साथ में लेकर उनको निकल गए। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक्स, गन्स एंड पाउडर्स, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसअसेंबल्ड पिनैक एंड प्रोविजन हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड। अब उन्होंने क्या किया था कि जितनी भी चीज़ें शिप में थी
उस शिप के जो कार्गो में, कार्गो मतलब जहाँ पर सामान रहता है, उस सामान में से जो भी काम की चीज़ें थी वो सब ले लिया। जैसे कि लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब है कि जो ज़रूरत के सामान होते हैं, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो गन्स एंड पाउडर्स था, वो भी उन्होंने साथ में लिया। कारपेंट्री टूल्स, कारपेंट्री टूल्स मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, पकड़ पाने वगैरह रहते वो। बुक्स थे वो लिया साथ में। और डिसेंबल पिनैक, डिसेंबल पिनैक का मतलब है कि जो एक ऐसी बोर्ड होती है जिसको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल का मतलब है जो अलग अलग पार्ट्स में है, उसको जब जुड़ाएंगे तो एक बोर्ड बन जाएगी, तो उसको डिसअसेंबल पिनैक बोलते हैं। एंड प्रोविजन हैड ऑल्सो सर्वाइव, और कुछ सामान जो है वो भी उन्होंने साथ में लेकर सर्वाइव किया आगे। ओके, तो वो लोग ने बोर्ड से बच तो गए, और उन्होंने टब से एक बोर्ड बनाकर सारा सामान उसमें डालकर, और उनके साथ जो दो डॉग्स थे, टर्क एंड जूनो, उनको भी साथ में लेकर सामने वाले आइलैंड पे चले गए। अब वो डेजर्टेड आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं। नाउ फर्दर स्टोरी में क्या होता है आगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम फादर अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड केग्स टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बोव दैट कर्व्ड अराउंड देम। अब क्या होता है, कुछ दिनों में जो फादर है विलियम, वो क्या करते हैं कि वो कुछ फ्लोटेबल ओल्ड केक्स, केक्स का मतलब है जैसे ड्रम होते हैं ना, खाली ड्रम्स प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के ड्रम्स जैसे होते हैं, उसको केक्स बोलते हैं। तो फादर ने क्या किया कि कुछ ड्रम्स को लेकर, केक्स को लेकर, जो फ्लोटेबल है, जो फ्लोट कर सकते हैं मतलब तैर सकते हैं, उनको लेकर बिल्ड किया एक बो दैट कर्व्ड अराउंड डैम। कर्व्ड अराउंड डैम का मतलब है उनके आसपास जो वो बन सकता है, जैसे उनके अराउंड उन्होंने लगा दिया, जैसे किसी जानवर या किसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक बाउंड्री जैसा बना दिया उनके आसपास उस केक्स से, उस ड्रम्स से। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। अब क्या, फैमिली उस आइलैंड पे सक्सेसफुली आ चुके थे, और तब उन्होंने, उनके फादर जो विलियम है, उन्होंने किया। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ armloads of grass they cut and spread to serve as their beds। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने एक अपना टेंट सेटअप किया। टेंट मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, टेंट का मतलब है तंबू। उन्होंने तंबू लगाया वहाँ पर, और फ्लोर को सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से, आर्मलोड्स मतलब हाथ, अपने हाथों से ग्रास की कटिंग की और उसको स्प्रेड कर दिया पूरे जगह पर। जैसे कि हम लोग आराम से सोने के लिए बेड बनाते हैं ना, वैसे उन्होंने सॉफ्ट घास को पूरी जगह पर फैला दिया। स्प्रेड कर दिया मतलब फैला दिया, ताकि उस पर वो लोग सो सके, बेड बना दिया उसका। दे केम टू अ ग्रूव ऑफ ट्रीज। फिर वो लोग जो है वहाँ पर एक ट्रीज के ग्रुप पे पहुँचे। ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज का मतलब है बहुत सारे पेड़ों के बीच में वहाँ पर पहुँच गए वो लोग। वन ट्री ग्रीव वॉट लुक्ड लाइक गोट्स ऑन इट्स ट्रंक। अब एक जो ट्री था ना, वहाँ पर उस ट्री पे एक ऐसा फल दिखाई दे रहा था जो गोट्स के जैसा दिख रहा था। गोट्स मतलब जैसे लौकी होता है, ऐसा कोई बड़ा वेजिटेबल होता है ना, उसके जैसा वो दिख रहा था। एक उसके ट्रंक पे, ट्रंक मतलब उसकी टहनी पे, ट्री के, एक ट्री के टहनी पे उस तरीके से एक फ्रूट दिख रहा था जो गोट्स की तरह था, जो बड़ा होता है, बहुत काफ़ी बड़ा होता है, जैसे लौकी होता है ना वैसे। द फादर टोल्ड फ्रिट्स the goats would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils। अब जो फादर है विलियम, उन्होंने अपने लड़के फ्रिट्स को बोला कि जो गोट्स है, जो ट्री पे जो फ्रूट लगा हुआ था या वेजिटेबल था, वो जो है उससे हम लोग बहुत एक्सीलेंट बाउल्स बना सकते हैं। बाउल्स मतलब कटोरी जैसे बना सकते हैं, और स्पून्स बना सकते हैं, चम्मच बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो उसको यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। अलग अलग यूटेंसिल्स बना सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे ज़रूरत के लिए यूज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उससे बना सकते हैं। ये उन्होंने वहाँ पर उस ट्री को देखकर किया। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। अब कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ, जो विलियम की वाइफ है, उनको ऐसा लगा कि हमें इस जगह से शिफ्ट होना चाहिए, कोई और सेफर प्लेस, कोई और सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए हमें यहाँ से। जो अभी जो आइलैंड पे थे, उस आइलैंड से कुछ और, वो जहाँ पर वो लोगों का कैंप था, उससे कोई और जगह पर उनको रहना चाहिए। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। तो वो जो उन्होंने अभी कैंप जो बनाया हुआ था, वो एक्सपोज मतलब खुला, चारों तरफ से खुला भी है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और ड्राइनेस भी है। तो ये उनको तकलीफ थी, ये ज़्यादा सेफ प्लेस नहीं थी उनके लिए।
If they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. अब वो विलियम की जो वाइफ है एलिजाबेथ, वो बोल रही है कि अगर हम कोई एक ट्री के ऊपर या ट्री के बेस को बनाकर हम लोग अगर कोई घर बनाएंगे तो हमारे लिए सेफ रहेगा. हम जैकल्स जो जंगली जानवर होते हैं जैसे कि लोमड़ी वगैरह होते हैं, उनसे भी हम लोग बच सकते हैं अगर हम ऐसे जगह पर कुछ हम लोग ने बनाया घर तो. शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर. अब उन्होंने क्या किए, एलिजाबेथ ने अपने हस्बैंड विलियम को बताया एक ट्री जो एक परफेक्ट ट्री था एक घर बनाने के लिए, और जिसकी जो ट्रंक थी, ट्रंक मतलब उसकी जो तना बोलते हैं, ट्रंक को मतलब ब्रांच जो बोलते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी थी, 40 फीट की थी, 40 फीट की डायमीटर की थी, जो बहुत ही अच्छा बेस बन सकता था उनके घर बनाने के लिए. उस ट्री का यूज़ करके, उस ब्रांच को, ट्रंक को यूज़ करके वो लोग बहुत अच्छे से बना सकते थे घर उसके ऊपर. The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for the structure. अब जो वो ट्री का ब्रांच था जो 40 फीट लंबा डायमीटर का था, वो बहुत ही सही था उनके घर बनाने के लिए. वहाँ पर जो एकदम स्ट्रेट एक्सटेंड हुआ था, मतलब एक स्ट्रेट लंबाई में भी स्ट्रेट था और वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सकता था, जो स्ट्रक्चर बन सकता था एक घर का उनका. तो ये एलिजाबेथ ने जो है सजेस्ट किया विलियम को कि हमें यहाँ से निकल कर कोई एक अच्छा घर बनाना चाहिए एक ट्री के ऊपर, और उन्होंने एक ट्री भी बताया उनको कि ये ऐसा ट्री है जहाँ पर हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं. लेटर व्हेन determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. अब आगे क्या हुआ कि जब ये डिसाइड हो गया कि हमें वो ट्री पे अपना घर बनाना है, हाउस बनाना है, तो फादर ने उन लोगों को बताया कि कैसे ज्योमेट्री का यूज़ यहाँ पर होता है. सबसे लोवेस्ट ब्रांचेस को फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, और जो ट्रायंगल है उसको कैसे मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए, किस तरीके से, एंड हाउ टू यूज़ ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स, और कैसे बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए ट्रायंगल में मतलब त्रिकोण में यूज़ करने के लिए कैसे उसको बड़े ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे. ही मेजर्ड डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक. अब उन्होंने कैसा उनको बताया कि एक डिस्टेंस, एक परफेक्ट डिस्टेंस मेजर करके ट्रंक से उतनी दूरी बनाओ. देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर रॉड्स, डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेजर किया कि उस ट्रंक के जो डिस्टेंस है, 3 एंगल के डिस्टेंस में कैसे 3 कॉर्नर्स बने जाए, कैसे जैसे टेंट बनता है वैसे, और वो जो है वो दूरी इक्वल हो और वो 30 फीट ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए. ये उन्होंने सिखाया अपने बच्चों को कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. उसके बाद क्या किया, द मैन नॉटेड अ रोप एट सर्टन इंटरवल्स एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बाम्बू इन ईच नॉट. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रोप लिया, रोप मतलब रस्सी लेकर उसको जो पैरेलल तरीके से उसको बांधा और उनके बीच में अटैच किया बाम्बू के पीसेस अटैच किया हर रस्सी के थोड़े थोड़े गैप में, और इस तरीके से उन्होंने वो रस्सी से सीढ़ी बनाए. सीढ़ी कैसी रहती है, थोड़े थोड़े गैप में बाम्बू बनाकर उसको सीढ़ी बना दी उस रस्सी से उन्होंने. नाउ नेक्स्ट आगे क्या हुआ, फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. अब फादर क्या गए, वापस से अपने बीच के किनारे पे गए जहाँ पर वो लोग पहले रुके थे. वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से उन्होंने ड्रिफ्ट वुड कलेक्ट किया. ड्रिफ्ट वुड मतलब जो पानी में बहकर आते हैं, जो लकड़ियाँ और बाकी चीज़ें वुड के, वो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट किया, ये सोच कर के हम लोग इससे एक स्लेज बनाएंगे. स्लेज बनाने का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे हम लोग कुछ चीज़ जमा करेंगे जो हम लोग किसी चीज़ को लेकर जाने के लिए यूज़ कर सके. हम लोग व्हील्स बनाने से बेटर है कि कुछ मतलब जैसे कैरियर होता है, कैसे वो बनाएंगे हम लोग जिससे हम लोग काफ़ी चीज़ें उठाकर लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ बनाएंगे उस ड्रिफ्ट वुड से. लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स
और फिर उन्होंने वो चीज़ जो जिससे उन्होंने ड्रिफ्ट फुट से जो चीज़ें बनाई वो यूज़ किया उन्होंने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाने के लिए वो चीज़ यूज़ किया उन्होंने, जो स्लेज बनाया. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. अब उसी के बीच में एलिजाबेथ जो विलियम्स की वाइफ थी, उन्होंने अनाउंस किया कि जो गार्डन उन्होंने तैयार किया था, एलिजाबेथ कुछ गार्डन्स तैयार कर रहे थे, उन गार्डन तैयार किया था तो उसमें कुछ हेल्दी प्लांट्स उग रहे थे. हेल्दी प्लांट्स जो है उसमें आ रहे थे. टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स, तो उसमें कुछ हेल्दी प्लांट्स आ रहे थे. हेल्दी प्लांट्स कौन से, जैसे कि कॉर्न, मेलन्स, पंपकिन एंड कुकुम्बर. ये इसके प्लांट्स आप लोग तो ये जानते होंगे, कॉर्न्स, मेलन्स, पंपकिन एंड कुकुम्बर क्या है. तो इसके प्लांट्स वहाँ पर उग रहे थे, वर ऑलरेडी ग्रोइंग. द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिट्स ट्रेवल टू द वुड्स. और दूसरे दिन जो फादर है और उनका जो बड़ा लड़का है फ्रिट्स, ये दोनों जो है ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ से बाहर निकल रहे थे जंगलों की तरफ. वुड्स मतलब जंगल की तरफ. एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट. अब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेगी. और वो लोग को ढूंढते ढूंढते वो लोग ने एक वैक्सी फ्रूट का प्लांट ढूंढा. वैक्सी फ्रूट मतलब जो मोम आता है ना, वो एक प्लांट में से मोम निकल रहा है, ऐसा उन्होंने एक प्लांट ढूंढ लिया. फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, और जिससे वो लोग मोमबत्ती बना सकते. कैंडल्स मतलब मोमबत्ती बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्लांट ढूंढ लिया. फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सूडिंग रबरी सैप. अब फ्रिट्स को क्या मिला, एक ऐसा ट्री मिला जिसमें से एक रबरी सैप निकलता है. सैप मतलब जो धारा निकलती है ना पेड़ की, जो कवर जैसा हम लोग निकालते हैं, तो वो रबरी जैसा उसका कवर निकल रहा था. फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम डेट दे कुड बी मेक पुट्स. जिसे देखकर फ्रिट्स के फादर विलियम ने क्या बोला कि इस जो रबरी सैप है जो प्लांट से निकला है, ट्री से निकला है, इससे हम लोग बूट बना सकते हैं, मतलब जूते बना सकते हैं. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने जो साइंस को और गुड हस्बेंड्री जो लिखा था उसको किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया, यूज़ किया है कि एक गार्डन में कैसे उन्होंने हेल्दी प्लांट्स बनाया और कैसे पेड़ से मोमबत्ती वाला वैक्स वाला पेड़ ढूंढकर उससे मोमबत्ती बनाए, और फिर शूज़ बनाने के लिए एक रबरी सैप ढूंढा ट्री में. तो ये सारी चीज़ें उनकी स्किल्स थी जो उन्होंने वहाँ पर यूज़ किए और उसको सर्वाइव करने के लिए उन्होंने बनाया. थिंकिंग अहेड of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, a strong storage spot to provide themselves and their belongings. अब आगे की जो सर्दियाँ आने वाली थी उसको ध्यान में रखते हुए फादर ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सेफ जगह बनाएंगे जहाँ पर हमारा सामान जो है वो सेफ रहे, ख़राब ना हो, और अच्छी जगह, स्ट्रॉन्ग जगह होनी चाहिए जो टूटे भी नहीं जल्दी से, जो सामान का ख्याल रख सकते, प्रोटेक्ट कर सके जिसको सामान पे, ऐसी एक जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी. फ्रिट्स केम अप विथ द आइडिया ऑफ अ केव. अब जो बड़ा लड़का था विलियम का, उस फ्रिट्स वो एक आइडिया लेकर आया अपने फादर के पास. उन्होंने बोला कि हम लोग को जो है एक केव ढूंढनी चाहिए, एक गुफा ढूंढनी चाहिए, गुफा में हम लोग सामान रख सकते हैं. नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अबटूइंग देयर कैंपिंग साइट. अब उन्होंने क्या किया कि क्या गुफा ढूंढने की कोशिश की, पर नॉट फाइंड वन, उनको कोई भी एक भी गुफा नहीं मिली. तो उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग अब खुद एक जो पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है जो उनके कैंप के पास है, उसी में खुद ही गुफा बनाएंगे, कार्विंग करेंगे, मतलब उसको खुरेद कर उसकी गुफा बनाएंगे और उसमें सामान रखेंगे. ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क्ड द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग and they picked away at the hard surface with their axes, chisels, hammers and shovels. अब फादर ने क्या किया, उस रॉक के, उस पत्थर के जो गुफा के लिए लोग ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर गुफा बनेंगे, उसका एक स्मूथ फेस मतलब एक चिकनी सतह जो है उसको डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर से गुफा बनाना शुरू करेंगे. और उधर डायमेंशंस बनाए उनके फादर ने, विलियम ने, और वहाँ पर उन्होंने उसको बनाना शुरू कर दिया. बनाने के लिए उनके पास जो हथियार था वो उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि एक्सेस था, एक्सेस का मतलब है कुल्हाड़ी, फिर चिसेल्स मतलब जो चेनी आती है ना वो, हैमर्स मतलब हथौड़ा, एंड शॉवल्स मतलब फावड़ा.
ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने केव बनाना शुरू कर दिया। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। इसका मतलब है कुछ दिनों तक के काम करने के बाद उस चट्टान में जहाँ पर वो लोग गुफा बना रहे थे, केव बना रहे थे, उन्होंने एक अच्छी सी गुफा बना दी और उसके अंदर इस तरीके से भी कटिंग कर दी कि एक विंडो जैसी, खिड़की जैसी बना दी उसमें, ताकि उसमें क्रॉस करंट हवा का आना जाना सही से हो जाए, सन की लाइट आए, सन की रेज भी अंदर तक आ जाए। इस तरीके से उन्होंने एक गुफा बनाई और उसमें विंडोज़ भी बनाए। When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. और जब उनका गुफा बनाकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तब उनके पास उस गुफा के अंदर 4 रूम थे और एक फायर प्लेस था। फायर प्लेस मतलब एक चिमनी जैसा होता है ना, जो सर्दियों में आग लगाने के लिए काम आती है, कि आग लगा के उसमें सेक कर सकते। तो ऐसी उन्होंने एक फायर प्लेस भी बना दी थी गुफा के अंदर। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब उनके पास एक नया विंटर के लिए घर है। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑपरेसिव। अब क्योंकि उस केव के अंदर लाइट, रोशनी बहुत कम रहने की वजह से उन लोगों को ऑपरेसिव फील हो रहा था। ऑपरेसिव फील होना मतलब उनको घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, और शाम होने के बाद तो और अंधेरा हो जाता होगा, तो इसलिए उनको बहुत ही घुटन सी महसूस होनी थी। टू रेमेडी दिस फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट। अब इसका उपाय, रेमेडी मतलब इसका हल निकालने के लिए जो फादर विलियम और जैक, इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने एक नई रोशनी लेकर आ गए वहाँ पर। दे फाउंड अ बाम्बू। कैसे लाए उन्होंने? दे फाउंड अ बाम्बू पोल डेट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग। अब उन्होंने एक बाम्बू को ढूंढ कर लाया जो फ्लोर से लेकर, मतलब ज़मीन से लेकर ऊपर जो सीलिंग है वहाँ तक के उस बाम्बू को ठीक हाइट पे रख सके, लगा सके, उतनी लंबा उन्होंने बाम्बू ढूंढ कर लाया। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जैक क्लाइम्ड to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship। और अच्छी तरीके से उस बाम्बू को वहाँ पर लगाने के बाद अंदर गुफा में इस तरीके से लगा देगा, सीलिंग से ज़मीन से लेकर सीलिंग तक के वो सही तरीके से रह जाएगा। और फिर जैक जो है वो पोल के टॉप पर चढ़कर वहाँ पर एक ऑयल लैम्प उन्होंने लगा दिया। ऑयल लैम्प वो ऑयल लैम्प था जो उन्होंने शिप से बचा कर लेकर आए थे साथ में, और वहाँ पर उन्होंने वो ऑयल लैम्प लगा दिया, जिससे उनके गुफा में अब रोशनी भी आने लगी है। One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined। अब एक दिन उन्होंने जब देखा कि अचानक से उनकी फैमिली में से किसी का झोपड़ा, हट्स मतलब झोपड़ा, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, तबाह हो चुका था, नष्ट हो चुका था। और उनकी जो कल्टीवेटेड फील्ड थी, मतलब जो खेती थी उनकी, जो खेत थे वो भी ट्रैम्पल्ड एंड रुइंड हुए थे। ट्रैम्पल्ड एंड रुइंड मतलब तहस नहस हो गए थे, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया था वो सब चीज़ें। उन्होंने जब देखा तो ये सारी चीज़ें हुई थी, उनके झोपड़ा भी तबाह हो चुका था और उनकी जो खेती थी वो भी तहस नहस हो गई थी। देयर वर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर। और आसपास बहुत ही बड़े बड़े पैरों के निशान थे। फुटमार्क्स मतलब बड़े पैरों के निशान थे हर जगह पर। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स। अब जो विलियम है उन्होंने, फादर ने जो है वहाँ पर देखा एक बहुत ही बड़े विशाल, बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गया है आसपास के पेड़ों को भी, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर पैरों के निशान भी थे, फुटप्रिंट्स भी थे, विच ही आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड। अब उसने जब वो पैरों के निशान को देखा तब उसे पता चला कि ये जो है ये एक हाथियों के झुंड में, एलिफेंट हर्ड जो है, उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। ये जो तहस नहस किया है, तबाही की है, ये एलिफेंट के झुंड ने किया, एलिफेंट हर्ड ने किया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगेन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स। अब दूसरे दिन जो है वो फैमिली ने भी हार नहीं मानी। दूसरे दिन वो लोग ने प्लान बनाया, कुछ ऐसा आइडिया बनाया, डिज़ाइन बनाने की कोशिश की जिससे वो जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, वो उनके खेतों में घुस ना पाए। इस तरीके से कुछ बनाने की उन्होंने कोशिश की, कुछ आइडिया उन्होंने लगाया इस तरीके से बनाने की। तो उन्होंने भी हार नहीं मानी और कुछ ऐसा बनाया उन्होंने कि जंगली जानवर जो है आकर उनके नुकसान ना पहुँचाए। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज़ अबाउट द न्यू रेसिडेंस। अब वो लोग ने एक आइडिया ऐसा भी बनाया, सोचा कि हम लोग जो है एक नया घर बनाएंगे,
rather than building a house on stilts, which the elephant could knock down easily, they would use four strong trees growing in a square near one another as the foundation. अब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा घर बनाए जहाँ पर एलिफेंट्स जो है वो इजीली हमारे घर तोड़ देते हैं, इसके बजाय हम लोग कुछ ऐसा घर बनाएंगे जो हमारे एलिफेंट्स वगैरह जो है वो हमको नुकसान ना पहुँचाए. तो ऐसा हम लोग बनाएंगे. तो ऐसा बनाने के लिए वो लोग ने सोचा कि हम लोग चार ऐसे ट्रीज ढूंढेंगे स्क्वायर शेप में जो आसपास हो, जैसे कि चार कॉर्नर पे चार ट्रीज होने चाहिए जिसका हम लोग फाउंडेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. फाउंडेशन मतलब जो हम लोग बेस बनाते हैं ना, जैसे कि नींव जिसको बोलते हैं, उस तरीके से हम लोग उस ट्री का यूज़ कर सकते हैं. तो चार एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रीज ढूंढेंगे जो स्क्वायर शेप में हम लोग जिसके स्क्वायर शेप में हम लोग कुछ बना सके घर जैसा. द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट. अब उन्होंने ऐसे ट्रीज ढूंढ लिए जो इक्वल साइज के थे, जो 12 फीट के हाइट पे थे और इक्वल साइज के थे और स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, जो इसका बेस जिसका फाउंडेशन लेकर वो लोग एक अच्छा घर बना सकते, मजबूत घर. दे बिल्ड अनदर सेफ होम. और उससे उन्होंने एक अच्छा सा अपना एक सेफ होम बना दिया, अच्छा सा एकदम सुरक्षित घर बनाया. 10 years passed and the young boys were now young men. 10 साल बीत गए उसी घर में उसी जगह पर, और जो बच्चे थे वो अब जवान हो गए, यंग मैन हो गए. एंड द पेरेंट्स वर वेरी प्राउड. और जो उनके पेरेंट्स थे विलियम और एलिजाबेथ, वो उन पर बहुत गर्व करते थे, प्राउड फील करते थे उनके बच्चों पर. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड. अब वो जहाँ पर लेते थे, जिस जगह पर जो आइलैंड पर, उसको उन्होंने नाम दिया न्यू स्विट्ज़रलैंड. मैनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द ईयर. और इन 10 सालों में बहुत सारे एडवेंचर्स भी हुए, बहुत सारे रोमांचक चीज़ें भी उन्होंने की, और वो सारी चीज़ें हुई. अब ये स्टोरी के यहाँ तक कि अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कैसे उनके पास कुछ ना होते हुए भी, ना घर था ना कुछ था, फिर भी उन्होंने कैसे एक दूसरे को साथ में लेकर अपने स्किल्स को कैसे जनरेट करके क्रिएटिव सोच कर ये सारी चीज़ें की. कैसे वो आइलैंड पे पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने घर बनाया, फिर कार्विंग करके गुफा बना दी. गुफा में फिर लाइट नहीं थी तो वो बम्बू का यूज़ करके लाइट बना दिए. फिर पेड़ का यूज़ करके उसके कैंडल के लिए उन्होंने वैक्सी फ्रूट का पेड़ ढूंढा. फिर रबर से शूज़ बनाया. फिर एलिफेंट और बाकी वाइल्ड एनिमल्स परेशान करते हैं उनको, तो इसलिए उन्होंने अभी एक जो ट्रीज़ बनाया, ट्रीज़ से घर बनाया, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होम बनाने की कोशिश की उन्होंने. ये सारी स्किल्स जो है वो उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया. On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिट्ज जो है एक और आइलैंड पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक एल्बाट्रॉस को देखा. एल्बाट्रॉस मतलब एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, बर्ड होता है, और उसको एल्बाट्रॉस बोलते हैं. तो बहुत बड़े बर्ड को उसने देखा, विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, जो उसके ऊपर हमला कर रहा था. फ्रिट्ज के ऊपर वो बर्ड हमला कर रहा था. एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग. और उस बर्ड के पैरों पर एक कपड़ा बांधा हुआ था. रैग मतलब कपड़ा, चुना कपड़ा हुआ, चुने कपड़े की तरह एक चीज़ बांधी हुई थी उसके ऊपर, उसके पैरों पर, उस बर्ड के, बहुत बड़े बर्ड के पैरों पर बांधा हुआ था. ऑन द रैग वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बिन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक. और उस रैग मतलब उस कपड़े पे एक मैसेज लिखा हुआ था. वो मैसेज था कि एक इंग्लिश वुमन, मतलब एक इंग्लिश वुमन जो है वो स्ट्रैंडेड मतलब फंसी हुई है ऑन द स्मोकिंग रॉक. स्मोकिंग रॉक मतलब जहाँ से धुआं निकल रहा है, उस चट्टान पे, उस पर्वत पे या उस पहाड़ पे फंसी हुई है एक इंग्लिश वुमन. ये मैसेज था उस एल्बाट्रॉस मतलब उस बड़े से पक्षी के पैरों पर बंधे हुए कपड़े पे. फ्रिट्ज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज. अब फ्रिट्ज को ये नहीं पता था कि ये मैसेज कितना पुराना होगा. हिज फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वॉल्केनो. अब फ्रिट्ज के फादर जो विलियम है, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक जो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये किसी वॉल्केनो की बात हो रही होगी. यहाँ पर वॉल्केनो मतलब आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी. सिंस देयर वर नो वॉल्केनोस इन द विसिनिटी, द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे. अब उसके फादर बोल रहे कि क्योंकि यहाँ पर आसपास तो कोई वॉल्केनो लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि बर्ड जो है ये बहुत दूर से, बहुत सैकड़ों मीलों दूर से उड़कर आया होगा. However, Fritz felt that someone needed his help,
and he has determined to do his best to find the sender. अब फिर भी उसके फादर ने बताया कि आसपास तो कोई वॉल्केनो है नहीं, बहुत दूर से पक्षी आया होगा, पर फिर भी फ्रिट्ज को ऐसा लग रहा था कि किसी को मदद की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ये जो जिसने भी ये मैसेज भेजा है उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैग, रिटायर्ड इट टू द एल्बर्ट्रॉस लेग। अब वापस घर पे जाने से पहले उन्होंने क्या किया, फ्रिट्ज ने एक कपड़े पर खुद ने एक मैसेज लिखा और फिर से रिटायर्ड मतलब फिर से उस पक्षी के पैर पे वो कपड़ा बांध दिया एक मैसेज के साथ उसके लेग पे, उसके पैरों पे। एंड हैड वॉच्ड द बर्ड फ्लाई ऑफ, और उस बर्ड को उन्होंने उड़ा दिया और उड़ते हुए उसको देखा बर्ड को कि ये कहाँ उड़कर जा रहा है। ये फ्रिट्ज ने किया। फ्रिट्ज ने उस बर्ड के पैर पे फिर से एक मैसेज एक कपड़े पे लिखकर एक मैसेज टाई किया और उस बर्ड को उड़ा दिया और देख रहा था कि ये बर्ड कौन सी तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट। अब उस कपड़े पर फ्रिट्ज ने क्या लिखा था, फ्रिट्ज ने लिखा था कि जिसे भी ये मैसेज मिलेगा या जिसने भी वो मैसेज दिया हो, डू नॉट डेस्पेयर। डू नॉट डेस्पेयर का मतलब है घबराए नहीं, हेल्प इज़ नियर, बहुत ही जल्द आपको हेल्प मिल जाएगी। फ्रिट्ज देन सक्सेसफुल्ली रेस्क्यूड द यंग वुमन। और फ्रिट्ज ने फिर जाकर उस इंग्लिश वुमन को जो है वो बचा दिया। वहाँ पर जो लेडी ने जो मैसेज भेजा था वहाँ पर पहुँचकर उसने उसको बचा दिया, और उस वुमन का नाम था जेनी मॉन्ट्रोस। उस वुमन का नाम था जेनी मॉन्ट्रोस। दो शाय एट फर्स्ट, सून शी गॉट यूज्ड टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली। हालांकि पहले तो वो बड़ी शर्मा रही थी इन लोगों के साथ रहने के लिए, पर बाद में ये रॉबिन्सन फैमिली के साथ ये भी एक परिवार की तरह जुड़कर रहना शुरू कर दी। तो फ्रिट्ज ने उस वुमन को भी बचाया और अपनी फैमिली के साथ उसे रहने भी दिया। वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर। अब एक दिन उन्होंने एक शिप को देखा जिसमें एक एंकर लगा हुआ था। शिप को एंकर लगता है, जिसको हम लोग लंगर बोलते हैं, वो लगा हुआ था। एन एनकैम्पमेंट हैड बीन सेट अप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड। और वो शिप जो है वो एक छोटे से आइलैंड पे जाकर रुक कर वहाँ पर वो लोग एनकैम्पमेंट किया। एनकैम्पमेंट मतलब वहाँ पर रुके वो लोग, शायद कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. अब स्पाई ग्लास मतलब ऐसा एक दूरबीन जैसा एक कुछ था उनके पास, जिससे उन्होंने उस शिप को देखा और देखकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे उस शिप वाले के पास और उससे बात करेंगे, पर पहले हम लोग खुद को क्लीन करेंगे, खुद को साफ करके साफ सुथरा करके फिर उनके पास जाएंगे। They did not want the crew to think they were savages. अब वो इसलिए साफ सुथरे होकर जाना चाहते थे कि उनको ये नहीं चाहते थे वो कि जब हम लोग शिप पर जाए बात करने के लिए तो शिप वाला हमको कोई जंगली ना समझ ले और जंगली समझकर हमसे बात ना करे या हमें कुछ कर दे। तो उससे अच्छा हम साफ सुथरे होकर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। सेवेजेस मतलब जंगली लोगों की तरह। The next day Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. अब दूसरे दिन क्या हुआ, फ्रिट्ज और उसके फादर विलियम ये दोनों जो है गए वहाँ पर शिप के पास और उसके कैप्टन से मिले और उनको सारी स्टोरी उन्होंने अपनी बताई और जेनी की भी स्टोरी बताई। टू एवरीवन सरप्राइज इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च। अब सबके सरप्राइज के लिए ये था कि ये जो कैप्टन ये जो शिप आई थी ये जेनी के फादर ने भेजी थी। जेनी की खोज में, जो जेनी जिसको फ्रिट्ज ने बचाया था उसकी खोज में जेनी के फादर ने इस शिप को भेजी थी उनको सर्च करने के लिए, जेनी को सर्च करने के लिए। ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years। अब जेनी के फादर को ये यकीन था कि उसकी जो बेटी है जेनी 3 साल हो गए पर अभी भी वो जिंदा है, तो उसको ढूंढने के लिए ये शिप भेजी गई थी। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। और कैप्टन ने क्या सोचा कि मैं जाकर एक बार ढूंढ लेता हूँ कि जेनी जिंदा है या नहीं। तो ये जो शिप आई थी ये जेनी को ढूंढने के लिए आई थी, ये हमें इससे पता चला। One with a burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. अब ये सब सुनकर बहुत खुशी हो गई, सब लोग खुश हो गए, सब फैमिली भी खुश हो गई, जो पैसेंजर थे शिप में वो भी खुश हो गए, जो क्रू मतलब कैप्टन्स और उनके साथ जो लोग थे वो सब खुश हो गए। और वो जो शिप है वो इनके जो न्यू स्विट्जरलैंड जो विलियम लोगों की जो जगह थी आइलैंड की उसकी तरफ बढ़ गए। Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors.
और सब लोग हैरान थे कि कैसे ये लोग इतने खुश हैं और इनकी एकदम तंदुरुस्त अच्छे से रह रहे यहाँ इस जगह पर. As the day ended, the father realized that decision must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. अब जैसे ही दिन ख़त्म हो रहा था तो जो फादर विलियम है उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक डिसीज़न लेना होगा कि कौन शिप के साथ जाना चाहता है और कौन आइलैंड पे रुकना चाहता है. तो वो अपना अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं. इस तरीके से विलियम ने डिसाइड किया. एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड. अब एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड जो विलियम है वो लोग उस आइलैंड से नहीं जाना चाहते थे, वो तो वहीं पर रुकना चाहते थे. तो उन्होंने वो डिसाइड किया. They had been there for so long and had grown used to their life. अब वहाँ पर उस आइलैंड पे वो लोग इतने टाइम से रह रहे थे कि वहाँ की उनको आदत हो गई थी. जेनी आस्क्ड इफ़ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड. जेनी ने पूछा कि क्या कोई मेरे साथ वापस रिटर्न इंग्लैंड आना चाहता है क्या, मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई और भी आना चाहता है क्या. फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. अब फ्रिट्ज सबसे पहले थे जिन्होंने बोला कि हाँ वो वापस जाना चाहते जेनी के साथ. He offered chairs for us who were going to Europe. अब फ्रिट्ज ने भी ऑफ़र किया कि और भी कोई आना चाहता है तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड. तो अर्नेस्ट जो फ्रिट्ज के छोटा भाई है उसने डिसाइड किया कि वो आइलैंड पे ही रुकेगा. जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक. अब अर्नेस्ट से छोटा जो जैक है उसने भी डिसाइड किया कि वो भी वहीं पर रुकेगा आइलैंड पर. द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्स. अब जो फ्रांस है वो जो सबसे छोटा था उसने डिसाइड किया कि वो फ्रिट्स के साथ वापस जाएगा. फ्रिट्स और जेनी के साथ वो भी चला जाएगा उस आइलैंड से. तो फ्रिट्स जाना चाह रहा था पर अर्नेस्ट और जैक जो है वो दोनों नहीं जाएंगे आइलैंड से. और फ्रिट्स के साथ फ्रेंड्स भी इंग्लैंड जाना चाह रहा था. फ्रेंड्स वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन. तो फ्रेंड्स इसलिए जाना चाहता था इंग्लैंड फ्रिट्स के साथ क्योंकि वो आगे पढ़ाई करना चाहता था, एकेडमिक एजुकेशन चाहता था वो. बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर. अब जाने से पहले फ्रिट्स ने अपने पेरेंट्स को, विलियम और एलिजाबेथ को ये बताया कि वो जेनी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है. The father had kept a record of all the adventures they had on the island. अब फादर जो है, जो विलियम है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड रखे हुए थे, सारी चीज़ें लिख कर रखी थी, जो जो एडवेंचर्स उन्होंने उस आइलैंड पे किए थे, जो जो एडवेंचर्स उन्होंने फेस किए थे उस आइलैंड पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिख के रखी थी. ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश्ड. और वो जो रिकॉर्ड उन्होंने लिख कर रखा था वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने वो कैप्टन के पास दी और बोला कि इसको आप पब्लिश कर देना, ये सारी चीज़ें जो हमने की, ये कहानी जो है ये आप पब्लिश कर देना. देन द शिप डिपार्टेड. और उसके बाद वो शिप वहाँ से निकल गई. उस शिप में कौन कौन गया? जेनी, फ्रिट्स और फ्रेंड्स. और आइलैंड पे कौन कौन रहा? आइलैंड पे रहा अर्नेस्ट, जैक और दोनों विलियम और एलिजाबेथ. तो ये कहानी जो थी, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है. एंड इट शोज़ एंड इट एक्सप्लेन्स यू दैट हाउ टू फेस द सिचुएशंस इन एनी कंडीशंस. आप जो कंडीशन में हो, उस सिचुएशन में हो, तो उसको किस तरीके से फेस करना चाहिए, आप अपने स्किल्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली व्हेन यू आर इन अ ट्रबल और यू आर इन अ प्रॉब्लम. तो आप जब कोई प्रॉब्लम में हो या कोई ट्रबल में हो तो कैसे क्रिएटिवली सोचना चाहिए. तो ये कहानी हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाती है. आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा. तो दिस इज़ मोहिब सर सेइंग बाय. और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड इस कहानी को अच्छे से समझिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.